पॉलिटी की ऐसे भाग तो राज्य व्यवस्था के ऐसे भाग पर चर्चा करने वाले हैं कि उसमें से अगर पॉलिटी का 20 प्रश्न आता है तो आपको 10 प्रश्न यहीं से आएगा। यदि 15 प्रश्न आते हैं तो 6 से 7 प्रश्न आपको इसी से आएगा। इसी टॉपिक पे इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और वो टॉपिक है आपको संविधान की विशेषता। पिछले क्लास में मैंने संविधान का निर्माण के बारे में चर्चा किया था और आज मैं संविधान के विशेषता के बारे में बोलूँगा। और ये चीज़ आप देखेंगे कि आपको 50% जो प्रश्न आएंगे परीक्षाओं में वो यहीं से आएंगे। तो चले हम लोग अपने काम के ओर। संविधान की जो पहली विशेषता है वो है आपको ये मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जैसा कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। कितने मौलिक अधिकार हैं आप लोगों को पता है कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार की संख्या पहले 7 थी, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया गया उसमें उसकी संख्या घटा करके 6 कर दी गई और एक संपत्ति का जो अधिकार मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है आपको वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार के बारे में हम देखेंगे कि 1989 से पहले जो 21 साल आप मतदान देने का जो अधिकार था वो 21 वर्ष था। और जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 लाया गया उसके तहत क्या किया गया कि जो मतदान की उम्र है उसको घटा करके 18 कर दिया गया। तो अब 89 से 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 और 89 से 18 साल जो मतदान की उम्र है मिनिमम वो 18 साल कर दी गई है। ये हमारे संविधान की एक विशेषता है। नेक्स्ट हम चलें कि सबसे बड़ा संविधान है विश्व में। ऐसा इतना बड़ा संविधान कहीं किसी का भी संविधान किसी भी देश का भी संविधान नहीं है। अगले हम चलें स्रोत के बारे में। जैसे इनके इस जो संविधान का स्रोत है विभिन्न संविधानों से लिया गया है और इसको अपने परिस्थिति के अनुसार भारत ने अपनी परिस्थिति के अनुसार ढाला है। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 अधिकांश जो संविधान जो का भाग उससे लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, आयरलैंड हुआ, उसको हम अलग से देखेंगे कि किन चीज़ों को कहाँ से लिया गया है उसके हम अलग से देखेंगे। तो वो विभिन्न संविधान के स्रोतों से ये संविधान में जोड़ा गया है। इसकी ये विशेषता हुई किसकी? संविधान की। अब हम आते हैं एकल नागरिकता। इसमें एक ही नागरिकता का प्रावधान है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, मतलब वो भी राज्यों का संघ है और भारत भी राज्यों का संघ है। मतलब संघ की नागरिकता और राज्य की नागरिकता एक ही है। आप एक नागरिक बन जाइए तो आप संघ के एमपी का भी इलेक्शन में भाग ले सकते हैं और वो एमएलए का भी में भाग ले सकते हैं और पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें भी आपको भाग देने का वोट देने का अधिकार मिलेगा। लेकिन वहाँ क्या है, अमेरिका में क्या है, राज्य की अलग नागरिकता है और संघ की अलग नागरिकता है। वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन हमारे जो संविधान में सिर्फ एक ही नागरिकता का प्रावधान है। तो अब हमारा ये हो गया। अब है कि यह स्वतंत्र निकाय। इसमें अनेक स्वतंत्र निकायों की स्थापना की गई है। मतलब वो कार्यपालिका से स्वतंत्र है, वो उसकी सारी शक्तियों को अलग कर दिया गया, संवैधानिक रूप से अलग किया गया। यद्यपि उसमें संविधान में अनुशासन बनाए रखा गया है ताकि वो मतलब ये एकाधिकारीवादी सोच का ना हो जाए। जैसे निर्वाचन आयोग हुआ, महान लेखा एवं महान लेखा परीक्षक हो गया, उसके बाद आपको हो गया वित्त आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया। इन सभी चीज़ों का एक अलग से उसमें संविधान में जोड़ा गया है।
ये भी एक संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। अगला चलते हैं हम नम्यता और अनम्यता। नम्यता की बात करें तो संविधान संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 368 में दिया गया है, और उसमें संविधान संशोधन में कुछ ऐसे संशोधन हैं जिसे विशेष बहुमत की जरूरत होती है। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि संसद हो या फिर राज्य की विधानसभा हो, जो सदन में उपस्थित है उसका 2/3 जब तक उसमें पास नहीं करता है लोग, तब तक वो पास नहीं होगा। एक होता है या फिर जितनी सारी कैपेसिटी, जितनी क्षमता है उसका बहुमत, और सामान्य बहुमत में है जितने लोग हैं, सामान्य बहुमत से पास कर दिया जाता है तो वो पास कर। राज्य में भी सामान्य बहुमत से भी पास अगर कर दिया जाए, उसके लिए हाँ विशेष बहुमत में तो वो तो है आपको संघ की बात, और राज्य में भी आधे से अधिक जो है उसको जब पास कर देगा तभी संविधान संशोधन किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि नम्यता मतलब है कि संविधान संशोधन साधारण बहुमत से जो पास हो जाए उस वो नम्यता के दायरे में आता है। और विशेष अनम्यता मतलब अलग, उसको विशेष तरह से ज़्यादा क्लिष्ट बना गया या टफ बना दिया गया है कि ऐसा संविधान संशोधन मतलब बनाने में हमको विशेष सतर्कता की जरूरत होती है, इसलिए उसके लिए अलग प्रावधान किया गया है। उसी स्थिति में उसको अनम्य माना गया है, और जो सामान्य बहुमत होता है उसमें नम्य माना गया है। तो दोनों चीज़ है हमारे संविधान में, नम्यता भी है और अनम्यता भी है। इस दोनों चीज़ों का हमारे संविधान में सामंजस्य समन्वय बनाया गया है। अगले हम लोग चलें एकात्मकता संघीय। ये संविधान एकात्मक है या फिर संघीय है। तो जैसा कि जो संघीय सूची है, राज्य की सूची है, हम जानते हैं भारत राज्यों का संघ है। इसमें मतलब राज्य की शक्ति अलग, संघ राज्य सूची और संघ सूची। आप देखेंगे संघ सूची में अधिक विषय है और राज्य सूची में कम विषय है, तो इसी से पता चलता है कि संघ शक्तिशाली है। दूसरी बात है कि वो राज्यसभा को एक ऐसी शक्ति दी गई है कि अगर परिस्थिति आए तो राज्य सूची के जो विषय है उस पर भी संसद कानून बना सकती है। यहाँ संघीय एकात्मकता की ओर जा रहा है। और बाकी जो विशेष स्थिति में संघीय, देखिए संघीय स्थिति जो है, संघीय मतलब संघ मतलब राज्य में काम करे और संघ अपना तरीके से काम करे, राज्य भी काम करे और संघ भी अपने तरीके से काम करे, केंद्र भी अपने विषय में काम करे और राज्य भी अपने विषय की ओर काम करे। तो ये हुआ संघीय ढांचा। और कभी इसे ऐसी स्थिति, एक तो देखेंगे कि राज्य सूची का विषय है वो कम है और संघ का ज़्यादा है, तो इसकी संघीयता की ओर झुकाव ज़्यादा है। दूसरी महत्व अखिल भारतीय सेवा वो संघीयता की ओर झुकाव को बताता है और एकात्मकता की ओर बताता है। दूसरी बात है कि राज्यसभा को जो शक्ति दी गई है वो भी एकात्मकता की ओर बताता है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में वो संघीय है, राज्य अपने विषय पर काम करता है, संघ अपने विषय में काम करता है। इस प्रकार से नम्य और अनम्य दोनों हमारा संविधान है। अगले है हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। अगला धर्मनिरपेक्षता क्या है कि धर्मनिरपेक्षता है कि राज्य जो है वो लोगों के धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लोग अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के तहत अपना धर्म का प्रचार प्रसार, अनुपालन, अनुसरण, ये सारा चीज़ करेगा। एक दूसरी बात है धर्म किसी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, ये धर्मनिरपेक्षता है। और इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। चलिए, ये पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य है। तो ये लोग जो राज्य में रहने वाले लोग हैं अपने धर्म के अनुसार अनुसरण करें, प्रचार करें, प्रसार करें। एक राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि उसके विकास में राज्य सहयोग करेगा, बल्कि राज्य का कोई विषय धर्म नहीं होगा। चलिए, ये हुई। अगले तरफ बढ़े हम लोग, सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप क्या हो गया? जो सरकार है वो किसके प्रति? विधायिका के प्रति। विधायिका में निम्न सदन
मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो, जो सरकार है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो, यही संसदीय रूप है। और यहाँ राज्य में जो सरकार है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो, यही संसदीय रूप है। तो हमारा जो ये सरकार है संसदीय सरकार का संसदीय रूप को जो है हमारे सरकार का ये हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे हम चलें तो अगला आता है कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। संसदीय संप्रभुता मतलब ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होता है और अमेरिका में जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च होता है। तो भारत में क्या है कि दोनों के बीच में समन्वय स्थापित किया गया है कि दोनों अपने काम की तरफ दोनों अपने तरीके से काम करेगा, कोई किसी के हाथ में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरह का उसमें क्या है हमारे संविधान में, क्या न ही ब्रिटेन की तरह संसदीय संप्रभु बनाया गया है संसद को, और न ही न्यायिक को सर्वोच्च बनाया गया है, बल्कि सर्वोच्च कौन है? संविधान। तो इस तरह ये दोनों के बीच में क्या है हमारे संविधान में समन्वय स्थापित किया गया है। अगली तरफ हम चलें तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, जो कि संविधान के भाग 4 का है। इसके बारे में मैंने एक डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग इसके बाद, तो पिछले वाले वीडियो में आप इसको देख लेंगे। तो अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये हमारे संविधान की विशेषता है। अगले चले ये इसमें जो संविधान की जो ये विशेषता है वो हमारे संविधान की विशेषता है। अगला है जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक नया अनुच्छेद 4A जोड़ा गया था। उसी में एक अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया है। उसी में 10 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसमें एक और जो बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उस कहा गया कि वो मौलिक कर्तव्य भी, लोगों का मौलिक कर्तव्य भी कि बालकों की प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए, ये लोगों का कर्तव्य बताया गया है। तो ये 86वां संविधान संशोधन इस प्रकार से 11 हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो गया? 11। पहले कितनी थी? 10। अब हम चलें सरकार की जो त्रिस्तरीय सरकार है, ये हम संविधान की विशेषताओं पर हम लोग गौर कर रहे हैं। त्रिस्तरीय सरकार है, हमारे संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय सरकार के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया है, इसको आप देख लेंगे। हमारे संविधान की विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना, मतलब केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में 2 प्रकार की सरकार है, एक है नगरपालिका, दूसरा है पंचायत। ये दोनों जगह सरकार की स्थापना की गई है। इस प्रकार से 3 जो है स्तरीय सरकार की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। ये महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे हम लोग चलें, ये स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया। उस पर जो संसद का या कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि वो एक चेन है, उसका एक तंत्र है, उसी तंत्र के आधार पर वो काम करती है, अपने तरीके से काम करती है। बाहरी हस्तक्षेप, कार्यपालिका का हस्तक्षेप या विधायिका का हस्तक्षेप उस पर नहीं है। इस प्रकार से उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है हमारे संविधान में। किसकी? न्यायपालिका के, जिसके सर्वोच्च में है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला न्यायालय, उसके बाद मुंसिफ का न्यायालय, उसके बाद अनुमंडल का न्यायालय। वो तो चलिए हम लोग इस प्रकार से उसका चेन है, इस तरह से एक तंत्र की स्थापना की गई है, न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है और उसको स्वतंत्र बनाया गया है। किसमें? हमारे संविधान में। ये हमारे संविधान की एक विशेषता हुई। आगे चले हम सहकारी समिति के बारे में चले, तो ये सहकारी समिति
हमारे संविधान की, विश्व में इस तरह की सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा देने का विश्व के एकमात्र ऐसा संविधान है हमारा संविधान, भारत का संविधान, जिसमें सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वो 97 जो संविधान संशोधन 2011 के द्वारा मतलब इसको सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दूसरी बात है जो त्रिस्तरीय सरकार है, त्रिस्तरीय का सरकार भी विश्व के किसी भी संविधान में आपको इसका त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ भारत के ही संविधान में सरकार की 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। और हम चलें, इसमें हमारे संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। वो कैसे? ताकि जैसे मान लिए कि युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, या फिर किसी क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह अगर फैल गया हो, तो वैसी स्थिति में 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। और दूसरा, जब राज्य की जो संवैधानिक राज्य सरकार यदि संविधान के तहत काम नहीं कर पा रही है, तो उसमें 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और जब किसी क्षेत्र की या भारत किसी भी राज्य की या कोई विशेष क्षेत्र की यदि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, तो संविधान में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है। तो इससे ज़्यादा अभी आप कुछ नहीं मिलेगा आपको। मेरा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, कंप्लीट सॉल्यूशन बाय ओम सर। इसमें आपको जितना सारा वीडियो है आपको मिलेगा, देख लेंगे, पूरा वीडियो मिलेगा आपको। महत्वपूर्ण जानकारी आपसे परीक्षाओं की तैयारी जब कर रहे हैं, आपको इससे फायदा निसंदेह होने वाला है। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए प्रतीक्षा करें। थैंक यू।